थैंक यू, थैंक यू। Okay. Good evening, everyone. My name is Sapna. I am from Dreams Institute. I welcome you all. जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपन जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, और ये चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है ना। अभी तक जो हम कवर कर चुके हैं वो सिलिवरी ग्लैंड्स तक कवर कर चुके हैं। उसके नेक्स्ट आज अपने को जो स्टार्ट करना है वो हमें बक्कल कैविटी के बाद फेरेंक्स से स्टार्ट करना है। तो हम फेरेंक्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करवा दूं कि हमने अभी तक क्या क्या कवर करा है। हमने जो चीजें कवर करी हैं अभी तक, हमने डाइजेशन का डेफिनेशन कवर करा है। उसके बाद हमने जो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कवर करे हैं, डाइजेशन की टाइप्स कवर करी हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। उसके बाद हमने क्या चीजें कवर करी हैं, फिर हमने बक्कल कैविटी कवर करा है जिसमें हम लोगों ने टीथ, टंग, ठीक है, इन चीजों को कवर करा है। टीथ, टंग के साथ साथ हमने पैलेट भी कवर कर लिया है, फिर हमने स्लिवरी ग्लैंड कवर कर लिए हैं। आज हमें चलना है फेरेंक्स वाले पार्ट पे, राइट। अगर हम यहाँ देखें जस्ट अ सेकेंड बेटा। ओके, फेरेंक्स यहाँ पे कवर नहीं है तो मैं आपको खुद एक्सप्लेन करती हूँ फेरेंक्स के बारे में। अगर हम देखें बेटा, जब हमने बक्कल कैविटी का डायग्राम बनाया था, ठीक है, जब हमने बक्कल कैविटी का डायग्राम ड्रॉ करा है बच्चे, ये हमारी बक्कल कैविटी, ये हमारी नेजल कैविटी, ठीक है, और यहां पर ये हमारी जाने वाली है फूड पाइप, और ये हमारा स्टमक, ठीक है। यहां पर जो ये रीजन है ना बच्चे, दिस इज बेसिकली अ फेरेंक्स। ये क्या है? फेरेंक्स। आप एक मिनट रुकिएगा। ओके, देखिए बच्चे, जो हमारा फेरेंक्स है बेसिकली वो ये एरिया है। कॉमन लैंग्वेज में हम फेरेंक्स को थ्रोट बोलते हैं, हमारा गला, ठीक है। फेरेंक्स वो एरिया है जहां से फूड और एयर दोनों पास करते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने खाना खाया, बक्कल कैविटी से फूड जाएगा इसी फेरेंक्स में, और नेजल कैविटी से एयर आएगी इसी फेरेंक्स में। फेरेंक्स के बाद फूड और एयर का पाथ डिसाइड करा जाता है। अगर वो एयर है तो उसे विंड पाइप में भेजा जाएगा, और अगर वो फूड है तो उसे फूड पाइप में भेजा जाएगा। तो फेरेंक्स इज बेसिकली अ पैसेज, ये एक रास्ता है। आप फेरेंक्स को कोई ऑर्गन नहीं बोल सकते, ये जस्ट एक पैसेज है, आपका थ्रोट, आपका गला अंदर से, जहां से खाना और हवा दोनों पास होते हैं। उसके बाद खाने को फूड पाइप में एंटर करवा दिया जाता है, और एयर को विंड पाइप में एंटर करवा दिया जाता है। तो ये हमारा फेरेंक्स है। अगर हम फेरेंक्स को देखें तो हम फेरेंक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स और लेरेंजोफेरेंक्स। नेजोफेरेंक्स का मतलब है जो नोज वाला एरिया है, आप कह सकते हैं दिस रीजन।
ऑलमोस्ट ये वाला जो एरिया है इसे हम क्या बोल सकते हैं, नेजोफेरेंक्स। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ओरोफेरेंक्स, ओरल कैविटी वाला एरिया, उसे आप क्या बोल देते हो, ओरोफेरेंक्स। फिर हमारे पास आता है लेरेंजोफेरेंक्स, आपके वॉइस बॉक्स के ऊपर वाला एरिया। लैरिंक्स जो है हम वॉइस बॉक्स को बोलते हैं, है ना। वॉइस बॉक्स के ऊपर वाली जो खाली जगह है, जो वो रास्ता है, उसे आप लेरेंजोफेरेंक्स बोल सकते हो। नेजल कैविटी से जाने वाला जो रास्ता है गले की तरफ, ऊपर वाला पोर्शन, उसे आप क्या बोल सकते हो बच्चे, नेजोफेरेंक्स। ठीक है, नीचे वाले को हम क्या बोल सकते हैं, ओजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, और नीचे वाला क्या हो गया हमारे पास, लेरेंजोफेरेंक्स। ठीक है, तो हमारे पास फेरेंक्स के 3 पार्ट डिवाइडेड है, नेजो, ओरो और लेरेंजो। आपको तीनों पार्ट में से भी पूछा जा सकता है। इवन बस आपको इतना पता हो कि फेरेंक्स बेसिकली वो एरिया है, वो पैसेज है जहां से हवा और खाना दोनों पास करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब फेरेंक्स के बाद आती है डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम बात करेंगे तो हम डिस्कशन करेंगे फूड पाइप की, जो कि हमारी रहने वाली है इसोफेगस। ठीक है, और इसी के आगे हमारी क्या जा रही है, विंड पाइप, जिसे हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। मैं आपको यहां पर एक स्लाइड शो करना चाहती हूं। ठीक है, अगर आप इसे नोटिस करेंगे तो मैंने एक डायग्राम शो करा है बड़ा प्यारा सा। हम आगे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं डिटेल में, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्चुअली में लेयर्स कितनी है। आप कैसे बोल सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम की हिस्टोलॉजी क्या है, हमारे ट्रैक में, एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट हैं, कौन सी लेयरिंग प्रेजेंट है, जो सब में है। अगर मैं माउथ से लेके एनस तक की बात करूं तो हमारे पास कुछ लेयर्स हैं जो बाहर से अंदर की तरफ हमारे माउथ और एनस को कवर करती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूं, मान लो अगर मैंने यहां आपका स्टमक ड्रॉ करा है और इस तरीके से आपकी इसोफेगस ड्रॉ करी है। ठीक है, अगर मैं इस सेक्शन को कट करके दिखाऊं कि बाहर से लेकर अंदर की तरफ इसोफेगस में कौन सी लेयरिंग है, क्योंकि जब हमने इसोफेगस बनाया है इस तरीके से, ये वो जगह है जहां से फूड पास होने वाला है, जिसे आपने क्या बोला है बच्चे, ल्यूमन। ठीक है, ल्यूमन की तरफ जाने से पहले यहां पे कुछ लेयरिंग्स हैं इस तरह से। इन लेयरिंग्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को देखो, आप ये इमेजिन कर सकते हो कि मैंने फूड पाइप को ही कट करा है या फिर स्टमक को कट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक जनरल डायग्राम है, ठीक है, जिसमें हम हिस्टोलॉजी चेक कर रहे हैं, टिश्यूज चेक कर रहे हैं, लेयर्स चेक कर रहे हैं कि हमारे जीआई ट्रैक की क्या लेयर्स हैं। ठीक है, अगर आप देखो ये बाहर से अंदर की तरफ है, क्योंकि ल्यूमन मैंने यहां लेबल करा है, ये वो जगह है जहां से खाना पास होने वाला है। तो आप समझो ये इस तरीके से मैंने आपको कट करके लेयरिंग दिखाई है, ये बाहर से अंदर की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ मैं आपको लेयरिंग बता रही हूं कि क्या क्या है। सेम इधर से भी वही होगी, बाहर से अंदर की तरफ जाने के लिए। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर रहती है बच्चे सिरोसा। क्या रहती है, सिरोसा। इसे हम क्या बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, एडवेंशिया भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड में जो लेयर आती है वो आती है मस्कुलरिस लेयर। नाम से ही पता लग रहा है कि इस लेयर में मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप देखो तो यहां पर दो तरह के मसल्स हमने बनाए हैं, लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर। अगर आप बाहर की तरफ देखोगे तो बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए हमारे पास लॉन्जिट्यूडनल मसल्स हैं, फिर सर्कुलर मसल्स हैं। पहले नंबर में बाहर की तरफ से लॉन्जिट्यूडनल और अंदर क्या है, सर्कुलर। इनकी लोकेशन आपसे पूछी जाती है कि अगर आप सिरोसा की तरफ से अंदर की तरफ जा रहे हो, आउटर से इनर की तरफ आ रहे हो, तो पहले कौन से मसल्स आते हैं। तो पहले कौन से मसल्स आते हैं बच्चे, लॉन्जिट्यूडनल, फिर क्या आएंगे, सर्कुलर। अगर आप इसको चेक करें, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि यहां पर मैंने कट करा हुआ है, ये कट सेक्शन है। तो जब हम लॉन्जिट्यूडनल मसल्स को कट करते हैं ना बेटा, तो वो हमें ऐसे सर्कुलर दिखाई देते हैं, और जब हम सर्कुलर मसल्स को कट करते हैं तो इस तरीके से वो हमें लॉन्जिट्यूडनल दिखाई देती हैं चीजें। तो आप इनसे कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं
बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए पहले हमारे पास क्या आएंगे, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, फिर हमारे पास क्या आएंगे, सर्कुलर मसल्स। लॉन्जिट्यूडनल मसल्स को जब हम कट करते हैं ट्रांसवर्सली तो वो क्या शो करते हैं, सर्कुलर लेयरिंग शो करते हैं, और जब हम सर्कुलर मसल्स को कट करते हैं तो वो लॉन्जिट्यूडनली हमें दिखाई देते हैं। बस ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। फिर हमारे पास थर्ड लेयर है, दैट इज सबम्यूकोसा। हमारी फर्स्ट लेयर क्या है, सिरोसा, सेकेंड लेयर क्या है, मस्कुलरिस, थर्ड लेयर हमारे पास क्या है, सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा बेसिकली इस तरह से आपको कुछ दिखने वाली लेयर है। सबम्यूकोसा के अंदर जनरली ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है। ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई जिस लेयर में प्रेजेंट होती है वो हमारी क्या होती है, सबम्यूकोसा। फिर हमारे पास आती है म्यूकोसा। म्यूकोसा वो लेयर है जिसमें जनरली ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, म्यूकोसा वो लेयर है जिसमें जनरली ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इन ग्लैंड्स का काम है पर्टिकुलर जो भी जिस जगह पर भी ये प्रेजेंट है वहां जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसे सिक्रीट करना। मतलब अगर आप देखें तो नाम से पता लग रहा है वैसे म्यूकोसा, तो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स तो यहाँ है ही है। म्यूकोसा बेसिकली म्यूकस सिक्रीट करती है, और हम जानते हैं अगर आप यहां से ही महसूस करना शुरू करो, यहां तो हम एटलीस्ट टच कर सकते हैं, आप अपनी जीभ से अपने चीक के अंदर वाले पोर्शन को टच करके देख सकते हो कि ये थोड़ा सा आपको सॉफ्ट और लुब्रिकेटेड दिखाई दे रहा है। तो म्यूकोसा बेसिकली म्यूकस रिलीज कर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है ताकि जो भी चीज पास होने वाली है वो इन ऑर्गन्स पे रगड़ ना मारे, फ्रिक्शन ना क्रिएट हो, कोई भी चीज स्मूथली चली जाए और इनमें इतनी ज्यादा वियरिंग एंड टेयरिंग ना हो। यहां पर हमारी लाइनिंग का नुकसान इतना नहीं होना चाहिए। तो म्यूकस का यही काम है, और म्यूकोसा म्यूकस ही रिलीज कर रही है। और फिर हमारे पास आ गया ल्यूमन। हमेशा यही लेयरिंग रहेगी, ये आपको ध्यान में रखनी है। कहीं ना कहीं कोई चीज अगर कम ज्यादा होगी, नहीं होगी या प्रेजेंट एक्स्ट्रा होगी तो वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यहां पर मैं आपको फिर भी गाइड कर देती हूं एक बार। हमने जैसे कि पढ़ा है मस्कुलरिस लेयर में दो मसल्स हैं, लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर। बट अगर मैं स्टमक की बात करूं तो स्टमक के अंदर एक एक्स्ट्रा मसल की लेयर प्रेजेंट है जो सिर्फ स्टमक के अंदर ही प्रेजेंट है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि वो एक्सेप्शन है। स्टमक के अंदर इन दोनों मसल्स के साथ साथ एक और मसल्स प्रेजेंट है, दैट इज ऑब्लिक मसल्स। इस तरह से ऑब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट है स्टमक के अंदर। ऑब्लिक मसल्स मतलब क्यों दिए गए हैं, बेसिकली स्टमक को स्पेशल मसल्स क्यों दिए गए हैं, क्योंकि स्टमक को खाने की बहुत ज्यादा चर्निंग करनी होती है। खाना 4 से 6 घंटे स्टमक में रहता है। मैंने आपको कल भी बताया था और इवन परसों की क्लास में भी हमने डिस्कस करा था कि फूड की डाइजेशन दोनों तरीकों से होती है, मैकेनिकल भी और केमिकल भी। मैकेनिकली फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें मसल्स की जरूरत है, और हमें पता है कि स्टमक के अंदर खाना 4 से 6 घंटे तक रहने वाला है। तो अगर खाना इतनी देर वहां तक रहने वाला है तो मतलब उस फूड की डाइजेशन बहुत ज्यादा होने वाली है। तो वहां पर हम एक एक्स्ट्रा मसल्स भी प्रोवाइड करते हैं, लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर के साथ साथ वो मसल्स हैं ऑब्लिक मसल्स, ताकि फूड की अच्छे से चर्निंग हो सके। स्टमक के अंदर जो फूड की मैकेनिकल डाइजेशन होती है, आप उसे क्या बोलते हो, चर्निंग। मैंने आपको पहले बताया भी है इसके बारे में। तो ये हमारी हिस्टोलॉजी है। प्लीज हमें ये लेयर याद रखनी है, बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि आउटर टू इनर क्या लेयर्स हैं। तो सबसे बाहर सिरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सबम्यूकोसा, और इनर मोस्ट लेयर क्या है, म्यूकोसा। ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं ईसोफेगस पर। ठीक है, एक बार हम ईसोफेगस को डिस्कस कर लेते हैं फूड पाइप के बारे में। अगर हम ईसोफेगस की बात करें, ये लॉन्ग थिन ट्यूब है, ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है। ठीक है, अगर आप देखें तो इन्होंने मेंशन करा है दैट पियर्सेस द डायाफ्राम एंड एंटर्स द एब्डोमिनल कैविटी। इसका क्या मतलब है, ईसोफेगस जो स्टार्ट है ना बच्चे, वो थ्रोट के जस्ट बाद हो जाती है, तो ये थोरेसिक रीजन है। लेकिन ईसोफेगस को जाना कहाँ है, एब्डोमन रीजन तक जाना है, क्योंकि स्टमक कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमन में प्रेजेंट है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है बेसिकली, ये अगर ईसोफेगस है, ठीक है, हमें पता है हमारी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को कौन सेपरेट करता है, डायाफ्राम। और डायाफ्राम क्या है, एक लार्जेस्ट मसल है। अगर आप देखें तो पहले मैं डायाफ्राम ही ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा कंपेयर कर पाए। ये हमारा डायाफ्राम है। डायाफ्राम एक लार्जेस्ट मसल है, ऑलमोस्ट डॉम शेप का ही है ये। आप इसे बड़े आराम से यहाँ महसूस कर सकते हो। ब्रीथ जब आप करते हो तो आपको महसूस होता है
कि यहाँ पर एक मसल है जो मूवमेंट शो करता है, क्योंकि डायाफ्राम का मेजर रोल एक्चुअली में ब्रीदिंग में ही है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम डायाफ्राम का रोल डिस्कस करेंगे, बट यहाँ ये क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारी फूड पाइप है ये निकलती थोरेसिक कैविटी से और डायाफ्राम में छेद करते हुए, पियर्सिंग करते हुए ये कहाँ पहुंचती है? एब्डोमिनल कैविटी में, क्योंकि स्टमक हमारा कहाँ प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी में। ये हमारा स्टमक है, ये हमारा डायाफ्राम है और ये हमारी फूड पाइप है। तो यहाँ यही बताना चाह रहा है कि ईसोफेगस थोरेसिक कैविटी से एब्डोमेन कैविटी में जाती है, डायाफ्राम को चीरती हुई स्टमक में उसे एंटर करना है। तो आपको फंक्शन भी पता लग रहा है कि ईसोफेगस का क्या काम है? फूड को लेकर जाना है, कहां? स्टमक में। ये हमारी ईसोफेगस का काम है, सिंपल, ठीक है। ईसोफेगस के अंदर क्या नहीं है? देखो यहाँ मेंशन है, ईसोफेगस के अंदर विसरल पेरिटोनियम नहीं है। सिरोसा जो लेयर है बेसिकली वो एब्सेंट है। किसके अंदर? ईसोफेगस के अंदर। फूड पाइप के अंदर सिरोसा नहीं है, तो उसकी जगह क्या है? वहां पर आप ये कह सकते हो उसके अंदर एक आउटर मोस्ट कवरिंग है जो फाइबर्स की बनी हुई है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एडवेंशिया। इसका जिक्र कहीं और भी आएगा। अगर आपको भी पता लग रहा है कि ये कहाँ प्रेजेंट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, हम इसे कहीं और भी पढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे भी। तो यहाँ आपको बस इतना ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फूड पाइप के अंदर सिरोसा नहीं है, विसरल पेरिटोनियम नहीं है। पेरिटोनियम का मतलब होता है कवरिंग। विसरल यहाँ वर्ड क्यों करा गया यूज? क्योंकि विसरल इंटरनल ऑर्गन्स के लिए वर्ड यूज करा जाता है बेसिकली। तो विसरल पेरिटोनियम यहाँ पर एब्सेंट है, ठीक है। और यहाँ क्या नहीं है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यहाँ एब्सेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है। पर फिर भी मैं यहां आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, अगर आप मुझे बताना चाहें, अगर इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं है तो क्या इसमें डाइजेशन हो रही है बच्चे? क्या ईसोफेगस में डाइजेशन हो रही है? बड़ा कंफ्यूजिंग है जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पर अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं तो हम इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। देयर इज डाइजेशन इन ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर डाइजेशन होती है, बट यहां पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एब्सेंट है। तो फिर डाइजेशन हो कैसे रही है? तो डाइजेशन हो रही है, जो खाना बक्कल कैविटी से ईसोफेगस में आया है वो अपने साथ सलाइवा लाया है। आपने जो भेजा है ईसोफेगस से स्टमक में, आप जो भेजना चाह रहे हो, बक्कल कैविटी से जो फूड आया है, पहले तो आपको पता हो कि जो बक्कल कैविटी से फूड आ रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चे? बॉलस। ये मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, अभी मैं फिर बता रही हूं कि बॉलस बक्कल कैविटी से ट्रेवल करके फूड पाइप में एंटर करता है। अब ये जो बॉलस है सलाइवा के अंदर पैक है, इसके अंदर सलाइवा प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर सलाइवा प्रेजेंट है बच्चे तो इसके अंदर अमाइलेज भी प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर सलाइवा प्रेजेंट है तो इसके अंदर अमाइलेज भी प्रेजेंट है। सलाइवा की पीएच हमने कल डिस्कस करी थी, ऑलमोस्ट 6.7 पीएच रहती है सलाइवा की। अगर उसकी पीएच 6.7 है तो वो स्लाइटली एसिडिक है और न्यूट्रल के बहुत ज्यादा करीब है, ठीक है। तो जब फूड एंटर कर रहा है फूड पाइप के अंदर तो अपने साथ सलाइवा ले जा रहा है। अगर सलाइवा प्रेजेंट है तो अमाइलेज भी प्रेजेंट है। अगर अमाइलेज प्रेजेंट है तो वो रास्ते में जाता हुआ, जब तक वो स्टमक में खाना नहीं गिर जाता तब तक उस फूड की डाइजेशन हो रही है, तब तक उस फूड की डाइजेशन कर रहा है अमाइलेज। और अमाइलेज हम जानते हैं किसकी डाइजेशन करता है? स्टार्च की। तो यहां पर स्टार्च के ऊपर काम चल रहा है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ईसोफेगस के अंदर प्रेजेंट है? नहीं, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड ईसोफेगस की अपनी नहीं है, इतनी जगह भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। बट जो यहाँ पर डाइजेशन है वो हो रही है खाने की, दैट्स इट। यहां से मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि किसकी बनी हुई है? म्यूकोसा जो लेयर होती है बच्चे वो एपिथेलियम की ही बनी होती है। आपको मालूम है एपिथेलियम ऐसा टिश्यू है जिसे हम कवरिंग और लाइनिंग टिश्यू बोलते हैं। ऑलमोस्ट हर ऑर्गन के बाहर की कवरिंग आपको एपिथेलियम मिलेगी और ऑलमोस्ट हर ऑर्गन की अंदर की लाइनिंग जिसने लाइन करा होगा वो भी ऑलवेज क्या होगा? एपिथेलियम। अगर मैं बोलूं ये स्टमक की सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग है, जिसने स्टमक को इंटरनली लाइन करा हुआ है अंदर से, है ना, तो वो क्या है? एपिथेलियम है। तो यहां पर ईसोफेगस के अंदर वो कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, मतलब स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टीपल लेयर्स हैं,
ठीक है। नॉन केराटिनाइज्ड का क्या मतलब है कि वहां पर कैरेटिन प्रेजेंट नहीं है। कैरेटिन वहां प्रेजेंट हो भी नहीं सकता बच्चे, लिविंग पार्ट है वो, अंदर का पार्ट है, अंदर कैरेटिन प्रेजेंट नहीं होता है। कैरेटिन हमारी स्किन पे प्रेजेंट है क्योंकि कैरेटिन उन सेल्स को डेड बना देता है। कैरेटिन हमारे बालों में प्रेजेंट है क्योंकि ये भी डेड है। इसोफेगस हमारा लिविंग पार्ट है, उसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करनी है, उसे खाने को स्टमक तक पहुंचाना है, तो वहां पर टिश्यू जो प्रेजेंट होगा वो नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। स्क्वेमस का मतलब जो सेल्स हैं वो टाइल लाइक हैं, है ना, फ्लैट सेल्स हैं। उन फ्लैट सेल्स की मल्टीपल लेयर्स हैं। मल्टीपल लेयर्स यहाँ क्यों है? मल्टीपल लेयर्स जनरली तब होती हैं जब बहुत ज्यादा उस एरिया में वेयर एंड टियर होता है, बहुत चीजें बारी बारी उतरने के चांसेस होते हैं। खाना जब यहां से पास हो रहा है तो वो लाइनिंग की लेयर्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ जा रहा है, बट नीचे हमारे पास सेल्स की लेयर ऑलरेडी रेडी है उसे रिप्लेस करने के लिए। तो जहां पर ज्यादा वेयर एंड टियर होती है वहां पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। और वेजाइना के अंदर, अगर आपको थोड़ा आप रिमाइंड कर पा रहे हो, तो फीमेल के वेजाइना के अंदर भी यही टिश्यू प्रेजेंट है, नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। वहां पर भी बहुत ज्यादा वेयर एंड टियर होती है, ठीक है। और हमारी स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट है? केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये प्लीज यहां हमें माइंड में रखना है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल फाइबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर एक पॉइंट रह गया कि इसोफेगस के अंदर हो सकता है कुछ सेल्स क्या हो, सिलिएटेड हो। अब आपको सीलिया का मतलब फंक्शन भी मालूम है। सीलिया का जनरली काम होता है चीजों को आगे की तरफ पुश करना, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है, सम बोला है, क्योंकि यूजुअली स्क्वेमस एपिथेलियम पे सीलिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट इनमें से कुछ में सीलिया प्रेजेंट है, क्योंकि वो वाला पार्ट होगा जो आप समझ सकते हो कि नीचे की तरफ जाता जा रहा है, हो सकता है सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट हो। पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है, नॉन केरेटिनाइज्ड, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये बता रहा है कि इसोफेगस के अंदर कौन से मसल्स प्रेजेंट हैं। देखो, इसोफेगस के अंदर हमने अभी तक टंग के अंदर मसल्स की बात करी थी। टंग के अंदर वोलेंट्री मसल्स प्रेजेंट हैं, स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट हैं, मतलब टंग आपके कंट्रोल में है। आप चाहोगे तभी बोलोगे, आप चाहोगे तो आप नहीं बोलोगे, क्योंकि उसमें वोलेंट्री मसल्स प्रेजेंट हैं और ये आपके विल के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहां पर फूड पाइप के अंदर, इसोफेगस के अंदर भी ऊपर के जो मसल्स हैं अपर 1/3 वो वोलेंट्री हैं, और नीचे के जो मसल्स हैं 2/3 वो क्या है? इनवोलेंट्री हैं। मतलब ऊपर का जो इसोफेगस का आपका पार्ट है वो आपके कंट्रोल में है, बट अगर खाना नीचे चला गया लोअर पार्ट में, नीचे 2/3 पार्ट में, वो मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसोफेगस के अंदर दोनों तरह के मसल्स प्रेजेंट हैं, वोलेंट्री भी और इनवोलेंट्री भी, ठीक है। इसोफेगस कर क्या रही है? फंक्शन क्या है इसोफेगस का? खाने को पुश करना, खाने को बक्कल कैविटी से स्टमक तक लेकर जाना, यही फंक्शन है फूड पाइप का, इसोफेगस का। तो वो जो मूवमेंट है जिसे खाने को आगे की तरफ पुश करा जा रहा है, फॉरवर्ड की तरफ खाने को पुश करा जा रहा है, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिसिस। आगे एक डायग्राम आएगी जिसमें मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगी। तो पेरिस्टालिसिस इज द मूवमेंट, बेसिकली इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स विच हेल्प्स अस, है ना, टू पुश फूड फॉरवर्ड। खाने को आगे ले जाने में हेल्प करते हैं इसोफेगस के अंदर। तो इसोफेगस के अंदर पेरिस्टालिटिक मूवमेंट है, इनके मसल्स जो मूवमेंट करते हैं उसे हम पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। पेरिस्टालिसिस से होता क्या है? खाना आगे की तरफ पुश होता है, खाने को स्टमक के अंदर ले जाया जा सकता है इस मूवमेंट की हेल्प से, ठीक है। मैं यहाँ देखती हूँ, अगर हमारे पास यहाँ डायग्राम मेंशन है तो मैं आपको शो करना चाहूंगी ये डायग्राम, ठीक है। यस, ये हमारी इसोफेगस है जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है, अगर आपको ये विजिबल हो, यहां से लेकर यहां तक ये हमारी इसोफेगस है। और इन्होंने इसोफेगस का ही सेक्शन हमें कट करके दिखाया है, सेम सिर्फ इसोफेगस की हिस्टोलॉजी ये हमें दिखा रहे हैं। तो आप नोटिस करना कि यहाँ पे सिरोसा मेंशन नहीं है, यहाँ पे क्या मेंशन है? एडवेंशिया, जो कि फाइबर्स की बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद मस्कुलरिस लेयर है जिसमें बाहर की तरफ लॉन्जिट्यूडनल मसल्स है, सेम अंदर की तरफ क्या है? सर्कुलर मसल्स है। यहाँ पर ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट नहीं है क्योंकि स्टमक के अंदर ही ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी सबके अंदर यही अरेंजमेंट रहता है। फिर हमारे पास सब म्यूकोसा लेयर है। सब म्यूकोसा के पास हमारे पास म्यूकोसा लेयर है जो कि इनर मोस्ट लेयर है फूड पाइप की, और फिर ये ल्यूमन है जहां से खाना पास हो रहा है और वो नीचे की तरफ खाना जाए जा रहा है, लाइक दिस, ये खाना मूव हो रहा है।
और इस खाने को अल्टीमेटली किसके पास जाना है, स्टमक के पास जाना है। ठीक है, ये ल्यूमन है, यहीं पर मैंने शो करा है इसे, ऐसे ही कट करके दिखाया बेटा। आपको होपफुली ये समझ में आ रहा होगा कि हमने इसको ऐसे ही कट करके दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, म्यूकोसा किसकी बनी हुई है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। इस लेयर को हम क्या बोल सकते हैं, लैमिना प्रोप्रिया बोल सकते हैं, मस्कुलरिस म्यूकोसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारी ईसोफेगस का सेक्शन है। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज यहाँ दिखाना चाह रही हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक टर्म मेंशन है, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, और नीचे मेंशन है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये क्या है, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर्स आर लाइक वॉल्स। जब स्फिंक्टर खुलेगा तो चीज ट्रेवल करेगी, जब स्फिंक्टर बंद होगा तो चीज ट्रेवल नहीं करेगी। जैसे हमारे घर में टैप्स होती है ना, टैप्स पे वॉल्स लगे हुए हैं। आप जब टैप को खोलोगे तभी पानी निकलेगा, जब आप टैप को बंद कर दोगे पानी आना बंद हो जाएगा। ऐसी ही ये चीज है, स्फिंक्टर यही काम करते हैं। स्फिंक्टर चीजों की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब यहाँ ये दिया क्या हुआ है, देखो यहाँ क्यों है ये, स्टमक के अंदर खाना लेकर जाना है ईसोफेगस को। ठीक है, स्टमक में खूब सारा एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, स्टमक के अंदर हम जानते हैं HCl सिक्रीट होने वाला है। एसिड का रिफ्लेक्स हो सकता है बेटा ईसोफेगस में, एसिड वापस जा सकता है ईसोफेगस में। अगर आप ये बंद नहीं करोगे, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर अगर यहां ना होता तो क्या होता, जब जब स्टमक में एसिड बनता वो एसिड ऊपर जा सकता था ईसोफेगस में, और बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में एसिड रिफ्लक्स बोल देते हैं। उस केस में क्या होता है, एसिड वापस जाता है। ठीक है, अगर हमारे अंदर लाइनिंग डैमेज है, बाय चांस हमने बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा लिया है, जंक फूड खा लिया है, या किसी भी वजह से हमें कोई डाइजेस्टिव इशू है, तो आजकल लोगों को बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है। लोग कॉमन लैंग्वेज वर्ड यूज करते हैं कि मेरे अंदर एसिड बना हुआ है। एसिड ऑलवेज बनता है, जब जब खाना इसमें जाएगा तब एसिड रिलीज होता है। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब स्टमक खाली है तो एसिड यूजुअली उसमें नहीं होता है, स्टमक खाली है तो एसिड नहीं है। ठीक है, बट जैसे ही खाना स्टमक में गिरेगा तो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, स्टमक को सिग्नल मिल जाता है कि अब खाना आ गया है, इसकी डाइजेशन करनी है, जूस रिलीज करो। बट आज के टाइम पर जब हम इतना हमारी डाइट जो है वो सही नहीं है, उस केसेस में क्या हो रहा है कि एसिड बने ही जा रहा है, अंदर लाइनिंग में प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से एसिड बन रहा है, और वो एसिड ऊपर भी आता है। हमें महसूस होता है यहाँ पर कि मुझे एसिडिटी हो रखी है, क्योंकि वो आ रहा है यहाँ पर फूड पाइप के अंदर। ठीक है, यूजुअली ये स्फिंक्टर का काम है, अगर ये अच्छे से फंक्शन कर रहा है तो ये खाने के अंदर मतलब स्टमक से बेसिकली एसिड को ऊपर आने नहीं देगा। तो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर यही काम करता है। ठीक है, आप इस स्फिंक्टर को कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हो, ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां पर ये हार्ट के पास प्रेजेंट है, तो इसे कार्डियक स्फिंक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, और इसे कार्डियक स्फिंक्टर इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि स्टमक के इस पार्ट को हम कार्डियक ही बोलते हैं, और स्टमक के इस पार्ट को कार्डियक भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये पार्ट हार्ट के पास है, और कार्डियक टर्म हार्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है, यहां पर हमारे पास अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है। ये स्फिंक्टर बेसिकली फूड को यहां से कंट्रोल करने के लिए है। बक्कल कैविटी से फूड जब ईसोफेगस में एंटर करेगा तो उसे कौन कंट्रोल करेगा, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये दोनों स्फिंक्टर जो हैं ईसोफेगस के स्फिंक्टर हैं, अपर एंड लोअर, ये एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल कर रहे हैं। लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल ये भी करता है कि कब खाना स्टमक में गिरे। अगर स्टमक ऑलरेडी फुल है तो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कोशिश करता है कि फूड पाइप से खाना स्टमक में ना जाए, कि स्टमक ऑलरेडी फुल है। तभी कभी कभार आप यहां पर भी पेन महसूस करते हो, और आप ये बड़ा कॉमन वर्ड यूज करते हो कि ऐसा लग रहा है खाना भी यहीं खड़ा है। खाना खड़ा ही है ना, क्योंकि आपने इतना ठूस लिया है आपने इतना खाना खा लिया है कि वो फूड स्टमक भरा हुआ है ऑलरेडी, और आप फिर भी खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो, तो आपको वो खाना यही महसूस होगा फूड पाइप के अंदर ही, क्योंकि वो स्फिंक्टर अभी ओपन नहीं हो रहा है और ऑलरेडी खाना अंदर है, तो स्फिंक्टर अलाउ नहीं कर सकता उस खाने को अंदर ले जाने के लिए। ठीक है, बट वही कि अगर आप ज्यादा खाए जा रहे हो तो डेफिनेटली वो खाना स्टमक के अंदर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे एक और स्फिंक्टर आएगा यहां पर, इस जगह पर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इस स्फिंक्टर को हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ये स्फिंक्टर कंट्रोल करेगा कि खाना स्टमक से अब इंटेस्टाइन में जाएगा या नहीं जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारे इसोफेगस के बारे में था। मैं यहाँ पर देखती हूँ कि अगर आपके पास एक डायग्राम हो तो उसमें पेरिस्टालिसिस में एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको, क्योंकि एक डायग्राम मैंने इस तरीके का ऐड इसमें करा है जिसमें पेरिस्टालिसिस को एक्सप्लेन करा जा सकता है। एक बार आप मुझे चेक करने दीजिए। कोई बात नहीं, इसे हम नेक्स्ट क्लास में भी दोबारा डिस्कस कर लेंगे। पेरिस्टालिसिस को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। जनरली होता क्या है, जैसे अगर ये हमारी फूड पाइप है तो इस तरीके से यहाँ पर हल्का हल्का बल्ज बनता जाता है, ये आपका खाना है, इसे आगे की तरफ पुश करा जाता है, बस यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। अगर खाना यहाँ आ गया है तो ये इस तरीके से हो जाएगा, फिर खाना यहाँ आ गया है तो इस तरीके से हो जाएगा। हम इस तरीके से खाने को पीछे से आगे की तरफ ले जा रहे हैं, उसी मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। इट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स एंड जनरली इट वर्क्स, मोस्टली इट वर्क्स इन वन डायरेक्शन ओनली, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही खाना जाएगा। पेरिस्टालिसिस यूजुअली बैकवर्ड नहीं होता है, बट अगर आपको उल्टी जैसा महसूस होगा तो वो खाना बाहर निकलेगा वापस, तो उस केस में पेरिस्टालिसिस रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि खाने को हमें बाहर निकालना है, वॉमिट आउट करना है। वॉमिटिंग आपको मालूम है मेडुला कंट्रोल करता है, उस केसेस में ये चांसेस हैं, ठीक है। ये हमारी इसोफेगस है। इससे ज्यादा इसोफेगस से क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जा सकते, जितना था मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, ठीक है। अगर अब हम स्टमक पे चलते हैं, ठीक है। स्टमक बेसिकली एक जे शेप्ड ऑर्गन है, जे जैसी बिल्कुल इसकी शेप है। अगर आप देखो तो यहां पर स्टमक शो मैंने करा है, इट्स लाइक अ जे शेप, जे बन रहा है ये ऑलमोस्ट इस तरीके से। तो ये हमारा स्टमक है, ठीक है। स्टमक क्या है, इसोफेगस के जस्ट बाद जो हमारा ऑर्गन प्रेजेंट है वो स्टमक है। साइज भी अच्छा खासा है स्टमक का, आपको दिखाई दे रहा है। स्टमक का क्या काम है, फूड को डाइजेस्ट करना, मैकेनिकली भी केमिकली भी, दोनों डाइजेशन स्टमक के अंदर होती है। और स्टमक के अंदर खाना 4 से 6 घंटे रहता है, ठीक है। स्टमक के अंदर हमारे पास मसल्स की जो लेयर है वो 3 हो गई हैं, मैंने आपको बताया ही है, जो फूड को अच्छे से चर्न करेंगी। फूड की मैकेनिकली डाइजेशन भी यहाँ पर बढ़ जाती है और केमिकल डाइजेशन भी खाने की यहाँ पर होती है, ठीक है। हम एक बार रीड करते हैं इसके पॉइंट्स, फिर हम वन बाय वन कवर करेंगे। स्टमक इज एन ओवल पाउच लाइक ऑर्गन विच इज डिविजिबल इनटू सम पार्ट्स। जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, उसमें स्टमक को हमने पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, कार्डियक, फंडिक, मेन बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इनटू स्टमक, हमने वहां देखा है पीछे, एंड प्रिवेंट्स द regurgitation of food into esophagus, मतलब फूड को बेसिकली वापस जाने नहीं देगा वो इसोफेगस में। The pyloric part opens into small intestine and opening is guarded by pyloric sphincter. The walls of the stomach has 3 layers of muscle, outermost longitudinal, middle and circular, और innermost layer है oblique muscle की। मतलब स्टमक के अंदर तीनों मसल्स प्रेजेंट है, longitudinal muscle, circular muscles and oblique layer. म्यूकोसा हैज folds called rugae, मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, एंड कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक ग्लैंड्स। ग्रेट, ओनली फंडिक ग्लैंड सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। अब आप डायग्राम पे आ जाइए, मैं यहीं से आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप डायग्राम देखें बच्चे, तो ये हमारा स्टमक है, ये हमारी इसोफेगस है, यहां पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये फूड पाइप से स्टमक में खाने की एंट्री को कंट्रोल भी करता है, और स्टमक से वापस एसिड इसोफेगस में ना चला जाए ये भी ये कंट्रोल करता है। यहां पर जब स्फिंक्टर खुलेगा तो खाना फूड पाइप से स्टमक में गिरेगा। ये हमारे स्टमक के पार्ट हैं। अपर जो पार्ट है दिस इज फंडस, फिर हमारे पास नीचे पार्ट है बॉडी, देन वी हैव पाइलोरिक, चूज ब्लैक कलर, इजी। ये हमारा फंडस है, ये हमारा बॉडी पार्ट है, ये हमारा पाइलोरिक रीजन है। इन्होंने इस डायग्राम पे कार्डियक रीजन दिखाया नहीं है, मतलब यहां पर इन्होंने लेबल कर दिया बेसिकली, तो आप इसे ही मान लीजिए, ठीक है। इतना को आप मान के चलिए कार्डियक, कि इतना रीजन कार्डियक होता है, ठीक है। ये कार्डियक रीजन है, ये फंडस रीजन है, ये पूरा बॉडी रीजन है यहां तक, और ये पाइलोरस है, और यहां से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट। सो दिस इज स्टमक, ठीक है। स्टमक किस किस में डिवाइडेड है, कार्डियक जो हार्ट के पास पोर्शन है,
फिर ऊपर जो हल्का सा बल्ज वाला पोर्शन आता है डोम शेप लाइक फंडस, देन वी हैव मेन पार्ट बॉडी, और फिर हमारे पास क्या है नीचे वाला पार्ट टर्मिनल पार्ट पाइलोरस। ये 4 पार्ट हैं हमारे स्टमक के। ये मैंने आपको इंटरनल व्यू दिखाया है, और यहां मैंने आपको एक शो करा है, दैट इज रियुगे। रियुगे क्या है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। रियुगे का मतलब होता है फोल्ड्स, लेयर्स। जो स्टमक की म्यूकोसा लेयर है उसमें फोल्ड्स दे दिए हमने बहुत ज्यादा, जिनसे सरफेस एरिया भी बढ़ गया है बहुत ज्यादा। फोल्ड्स हमेशा सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, जैसे इंटेस्टाइन में विलाए प्रेजेंट होते हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा खाने की एब्जॉर्प्शन करी जा सके। वैसे ही स्टमक के अंदर भी फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम रियुगे बोलते हैं, रियुग बोलते हैं, रियुगे बोलते हैं, ठीक है। ये म्यूकोसल फोल्ड्स हैं, ये भी यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। जनरली ये फोल्ड्स आपको फोल्ड्स की तरह दिखाई देते हैं, ऐसे पैक रहते हैं, बट जब स्टमक में खाना गिरता है तो ये फ्लैट हो जाते हैं। इनके फ्लैट होने की वजह से स्टमक का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। आप ये कह सकते हो एरिया बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। स्टमक अपने आप को क्या कर लेता है, एक्सपैंड कर लेता है, ताकि उसमें खाना ज्यादा से ज्यादा भरा जा सके। जब ये खाली है तो आपको ये फोल्ड्स की तरह ही लगते हैं, बट जब इसमें खाना गिरना शुरू हो जाता है तो ये फ्लैट होते जाते हैं। जब ये फ्लैट होते जाते हैं तो हमारा स्टमक एक्सपैंड करता जाता है और उसमें खाना ज्यादा से ज्यादा भरा जा सकता है। यही काम है रियुगे का। और रियुगे स्टमक में प्रेजेंट है, किस लेयर में, म्यूकोसा लेयर में। ये बात ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमें यहां देखना है, यस, अब स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं वो कौन सी ग्लैंड्स हैं बच्चे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्या काम है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना। गैस्ट्रिक जूस का क्या काम है, फूड की डाइजेशन करना, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो एसिड होता है वो HCl होता है। HCl को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl की जो pH होती है वो ऑलमोस्ट 1.2 to 1.5 होती है, जो कि हाईली एसिडिक है। HCl अपने आप में खूब एसिडिक एसिड है। यहां पर pH 1.2 से 1.5 रह रही है, तो यहां पर वही एंजाइम्स काम करेंगे जो एसिडिटी इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो बोलस आया था वो अपने साथ सलाइवा लाया था, वो भी एसिडिक था बट स्लाइटली एसिडिक, ऑलमोस्ट क्लोज टू द न्यूट्रल, 6.7 pH है उसकी। अमाइलेज आपके सामने कहां काम कर रहा है, 6.7 pH के ऊपर, मतलब स्लाइटली एसिडिक। जब वो जैसे ही बोलस आके अब स्टमक में गिरेगा तो उसे जाते ही क्या मिलता है, खूब सारा एसिड। pH टोटली चेंज। यहां pH हो गई है 1.2 to 1.5, जो कि बहुत लो pH है, बहुत ज्यादा हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट उसे मिल रहा है। तो अमाइलेज यहां पर काम करना बंद कर देता है, अमाइलेज यहां पर इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि इंजाइम्स स्पेसिफिक चीजों पे काम करते हैं। इंजाइम को काम करने के लिए स्पेसिफिक pH चाहिए, इंजाइम को काम करने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। अगर इंजाइम को लगेगा कि ये जगह मेरे लिए फेवर में है तभी वो एक्टिव रहेगा, अदरवाइज वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो यहां पर अमाइलेज जब आया तो वो इनएक्टिव हो गया, मतलब पेट के अंदर स्टार्च की डाइजेशन तो अब नहीं हो सकती, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट में अमाइलेज काम नहीं कर सकता। और अगर अमाइलेज यहां काम नहीं कर पा रहा तो बाकी भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग जो एंजाइम्स हैं वो इस हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर फिर किसकी डाइजेशन होगी, इवन हम पूरा डाइजेशन पढ़ेंगे अभी आगे, तो मैं यहां पर हल्का सा हिंट देती हूं आपको कि यहां पर प्रोटीन की डाइजेशन होगी। यहां पर प्रोटीन डाइजेस्ट होंगे, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो एंजाइम है पेप्सिनोजन, है ना, वो जो है पहले अपनी एक्टिव फॉर्म में आएगा, दैट इज पेप्सिन। वो कब एक्टिव होगा, जब उसे HCl दिखेगा। जैसे ही पेप्सिनोजन को HCl दिखता है वैसे ही वो एक्टिव हो जाता है और वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिन हमारी यहाँ पर प्रोटीन की डाइजेशन करेगा, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। तो स्टमक के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन होनी है, ना कि कार्बोहाइड्रेट्स की, ये हमें ध्यान में रखना है। उसके अलावा मैं यहाँ पर एक और पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, जो यहाँ मेंशन है कि जो पाइलोरिक, ये वाला पार्ट सिर्फ फंडिक पार्ट ऐसा है, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है कहां पर, पूरे स्टमक के अंदर, है ना। जनरली पूरे स्टमक में भी हम नहीं बोलें तो वो ज्यादा ठीक है, हम ये मान के चलेंगे कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं वो फंडस रीजन में प्रेजेंट है। फंडस रीजन ही गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर रहा है, बट जो फूड की मेन डाइजेशन हो रही है वो बॉडी पार्ट में हो रही है। ये आपको ध्यान में रखनी है, बॉडी वाला जो एरिया है वो ज्यादा बड़ा है, तो फूड की डाइजेशन बॉडी पार्ट में होगी, यहां पर इस एरिया में फूड को डाइजेस्ट करा जाएगा, ठीक है। बट जूस रिलीज कहां से होगा, फंडिक पार्ट से, ये आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, फूड की डाइजेशन कहाँ हो रही है? बॉडी पार्ट में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस कहाँ से रिलीज कर रही है? फंडिक पार्ट से। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको काफी अलग अलग एंगल से स्टमक दिखाने की कोशिश करी है। ये उसका इंटीरियर व्यू है जो आप आगे से देख पा रहे हो, जो आप नहीं देख पा रहे वो उसका पोस्टीरियर व्यू है पीछे की तरफ। ठीक है, फिर ये हमारा रिलेशनशिप है जो हमने उसका लिवर के साथ और पेनक्रियास के साथ दिखाया है। यहाँ पर मैंने स्टमक के साथ ऊपर आपको लिवर दिखाने की कोशिश करी है और नीचे पेनक्रियास। हम हर ग्लैंड कवर करेंगे तब भी ये डायग्राम आएगा, हम वहां पर लिवर और पेनक्रियास को अच्छे से कवर करेंगे। अभी जो हमें स्टमक में पार्ट याद रखने हैं वो यही याद रखने हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करे हैं। स्टमक की डाइजेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ आपको क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि स्टमक के अंदर स्टमक के पार्ट्स कैसे कैसे डिवाइडेड है। स्टमक 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कार्डियक हार्ट के पास वाला, फंडिक और फंडस, थोड़ा सा डॉम शेप पार्ट, मेन पार्ट बॉडी और नीचे पाइलोरस। ये 4 पार्ट्स में हमारा स्टमक डिवाइडेड है। स्टमक के अंदर एक स्पेशल फोल्ड्स प्रेजेंट हैं उसकी म्यूकोसा लेयर के अंदर, वो उन्हें हम क्या बोलते हैं? र्यूगे। इन्हें हम कॉमन लैंग्वेज में म्यूकोसल मसल्स म्यूकोसल फोल्ड्स बोलते हैं। इनका क्या काम है? सरफेस एरिया इंक्रीज करना। जब भी स्टमक के अंदर खाना आके गिरता है तो ये स्टमक को एक्सपैंड करने की पावर प्रोवाइड करते हैं। इन र्यूगे की वजह से स्टमक एक्सपैंड कर जाता है जिसमें खाना ज्यादा से ज्यादा फिल करा जा सकता है। ठीक है, तीसरी चीज जो आपको स्टमक में याद रखनी है कि स्टमक के पास मस्कुलरिस लेयर में 2 की जगह 3 मसल्स की लेयर्स प्रेजेंट हैं, आउटर लॉन्जिट्यूडनल, मिडल सर्कुलर और इनर मोस्ट ऑब्लिक मसल्स। ऑब्लिक मसल्स और कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है इस जीआई ट्रैक में, माउथ से लेके एनस तक। वो सिर्फ किसमें प्रेजेंट है? स्टमक के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मैकेनिकल डाइजेशन में हमारी हेल्प करने वाले हैं क्योंकि स्टमक के अंदर खाना ऑलमोस्ट 4 से 6 घंटे रहता है। ठीक है, स्टमक के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होती है आप एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए स्टमक के अंदर खाना पीछे जाता है इस तरीके से, फिर खाना आगे आता है। पूरा टाइम जो खाना है वो इस तरीके से मूव करता है स्टमक के अंदर और उस फूड को डाइजेस्ट करा जाता है। आप चाहें तो इसे पेरिस्टालसिस बोल दें, जो कि पेरिस्टालसिस बोलना इसके लिए ज्यादा करेक्ट वर्ड नहीं है, इसके लिए आप सेगमेंटेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। फूड की चर्निंग जो है वो इस प्रोसेस से करी जाती है मैकेनिकली डाइजेस्ट करने के लिए। और आप जानते हैं हम मैकेनिकल डाइजेशन क्यों कर रहे हैं खाने की? ताकि हम सरफेस एरिया बढ़ा सकें उस खाने का, ताकि उसके ऊपर एंजाइम्स ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें, एंजाइम को ज्यादा जगह मिल सके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं ताकि खाना बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता जाए, ताकि हमारे पास सरफेस एरिया बढ़ता जाए, ताकि एंजाइम्स को ज्यादा से ज्यादा जगह मिले काम करने के लिए और फूड की केमिकली डाइजेशन अच्छे से करी जा सके। ठीक है, ये आप इस बात से भी रिलेट कर सकते हैं कि हमारे घर में बोला जाता है कि जब भी हम खाना खाएं, जितने हमारे दांत हैं 32 बार उसे बोला जाता है कि च्यू करके खाना खाएं, 32 टाइम्स अपने खाने को च्यू करें। उसका यही पर्पस है कि जितनी ज्यादा अच्छी मैकेनिकल डाइजेशन होगी उतनी ज्यादा अच्छी केमिकल डाइजेशन होगी। खाना अगर आप अच्छे से चबा कर खाएंगे तो खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा, इसका यही मतलब है। ठीक है, तो आपके जो घर वाले बोलते हैं वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि खाने को पहले अच्छे से च्यू करा जाए ताकि उसकी मैकेनिकल डाइजेशन करी जा सके, फिर उसकी केमिकल डाइजेशन करी जा सके। होपफुली आपको स्टमक के सारी चीजें कवर हो गई हैं। इनमें कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं, वो क्या रिलीज कर रहे हैं, इन्हें हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे जब हम डाइजेशन की बात करेंगे, डेफिनेटली। ठीक है, इनसे पहले मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहती हूं जो हम अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि किस तरह सा क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करा गया है। ये डायग्राम है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, मुझे अभी दिखाई दिया है। अगर आप नोटिस करें ये रेस्टिंग स्टेट है, ये हमारा बोलस पड़ा है पाइप के अंदर, इसोफेगस के अंदर। तो यहाँ पर इन्होंने सर्कुलर मसल्स दिखाए हैं, ये वाले मसल्स क्या है? रिलैक्स्ड हैं। ये मसल्स क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट, और ये फिर क्या पड़े हैं? रिलैक्स्ड। तो ये हमारी एक्चुअली में रेस्टिंग स्टेट है जब फूड लोकेटेड है ल्यूमन के अंदर, इसोफेगस के ल्यूमन के अंदर पड़ा है, वो फूड को पास होना है। अब आप देखो कॉन्ट्रैक्शन बिहाइंड द बॉलस स्टार्ट होगी, यहां से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो सर्कुलर मसल्स अभी रिलैक्स पड़े हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे? इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये मैं शो करती हूं। ठीक है, इस तरीके से ये मसल अब क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहां से इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, इस तरीके से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, खाने को आगे की तरफ पुश करा जाएगा। ठीक है, फिर जो पीछे जगह है वो वापस रिलैक्स हो जाएगी, फिर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, खाना फिर आगे जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर खाना आगे जाएगा।
तो इस तरीके से फूड आपका मूव करता है। और आप नोटिस करो खाना एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इस केस में बैकवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है, खाने का एक ही फ्लो है। अगर आप नोटिस करें तो ये मैंने इसी तरफ एरो जो है वो शो करे हैं, खाने का आगे की तरफ का ही फ्लो है। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है और फूड जो है वो मूव करता है। कॉन्ट्रैक्शन बिहाइंड द बॉलस पुशेस इज फॉरवर्ड। अगर खाना यहां पड़ा है तो यहां तो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे नहीं हम कॉन्ट्रैक्शन, अगर खाना इस एरिया में पड़ा है तो कॉन्ट्रैक्शन पीछे से शुरू होगी ना, उस खाने को पुश करा जा रहा है आगे की तरफ, तो ये कॉन्ट्रैक्शन होगी। हमेशा कॉन्ट्रैक्शन बॉलस के पीछे वाले मसल्स जो होंगे, सर्कुलर मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर रिलैक्सेशन अहेड ऑफ द बॉलस, आगे वाले मसल्स क्या रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। देखो यार, अगर आगे वाले मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो खाना जाएगा कहाँ? अगर मैं पीछे से भी कॉन्ट्रैक्शन कर रही हूँ, आगे से भी कॉन्ट्रैक्शन कर रही हूँ, तो खाना तो फंस गया, ना खाना आगे जा पा रहा है ना खाना पीछे आ पा रहा है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो आपने जगह बंद कर दी। तो जब मैं पीछे की तरफ से कॉन्ट्रैक्शन कर रही हूँ तो आगे आपको से रिलैक्स छोड़ने ही पड़ेंगे मसल्स, ताकि खाने को आगे की तरफ जाने की जगह मिले, फिर आप वापस पीछे से भी रिलैक्स कर दो। ठीक है, इस तरीके से ये काम चलता है। द फूड इज लोकेटेड इन द ल्यूमन, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट बिहाइंड द बॉलस पुशिंग इट फॉरवर्ड। जो पीछे के मसल्स है, बॉलस के जो पीछे मसल्स पड़े हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और खाने को आगे की तरफ पुश करा जाएगा। रिलैक्सेशन अहेड ऑफ द बॉलस, आगे वाले मसल्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। सर्कुलर मसल्स रिलैक्स अहेड ऑफ द बॉलस अलाउइंग इट टू मूव फॉरवर्ड, ताकि वो खाना आगे की तरफ मूव करे। फॉरवर्ड मूवमेंट टू बॉलस, बॉलस इज प्रोपेल्ड फॉरवर्ड, द साइकिल रिपीट्स। ये हमेशा फॉरवर्ड की तरफ ही खाना लेकर जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में कभी भी खाना बैकवर्ड नहीं आता है, बल्कि जो दूसरी मूवमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस करी है सेगमेंटेशन, उसके अंदर क्या होता है, खाना आगे पीछे दोनों की तरफ घूमता ही रहता है। स्टमक के अंदर भी इसी तरीके से डाइजेशन होगी और इवन इंटेस्टाइन के अंदर भी ऑलमोस्ट यही एक बार चलता है। जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा फिर उसे जरूर मूवमेंट करके लार्ज इंटेस्टाइन में डाला जाएगा। जब तक उसकी मैकेनिकल डाइजेशन चल रही है वो टू एंड फ्रो मूव करता रहता है, स्टमक के अंदर भी और इंटेस्टाइन के अंदर भी। ठीक है, पेरिस्टालिसिस जनरली फॉरवर्ड मूवमेंट है, ये हमें ध्यान में रखनी है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है। यहां आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, लॉन्जिट्यूडनल या सर्कुलर। तो आपको पता हो इनमें जो मसल्स काम कर रहे हैं वो सर्कुलर हैं, क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर के बाहर प्रेजेंट है, उनसे ज्यादा जो रोल प्ले करेंगे, क्योंकि जो अंदर की तरफ मसल्स प्रेजेंट है वही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेंगे, क्योंकि खाने के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में वही मसल्स प्रेजेंट है। तो सर्कुलर मसल्स आर इन्वॉल्व्ड इन पेरिस्टालिसिस ऑफ द फूड इन ईसोफेगस। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहां पर भी हमारे पास है डायग्राम पेरिस्टालिसिस का, अगर आप देखें। ठीक है, तो यहां पर भी आपको यही दिखाया गया है, इस एरिया की डिस्टेंशन हो रही है, क्योंकि इस एरिया को खाने को पास होना है। डिस्टेंशन का मतलब हो रहा है आप उसे फैला रहे हो, आप उसे खोल रहे हो। अगर खाने को यहाँ पास होना है तो यहाँ के मसल्स आपको रिलैक्स रखने पड़ेंगे, ताकि खाने को आगे जाने की जगह मिले। ठीक है, सो पेरिस्टालिसिस इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन रिजल्टिंग इन वेव लाइक मूवमेंट। खाने का कौन सा मूवमेंट है, ये वेव लाइक मूवमेंट है। प्लीज ध्यान में रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि ये वेव लाइक मूवमेंट है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रही है, सर्कुलर मसल्स की वजह से। ठीक है, और रिलैक्सेशन किसकी वजह से हो रही है, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स की वजह से। रिलैक्सेशन इज कॉज्ड बाय साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल्स। आप अगर यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल मसल्स को नहीं भी याद रखना चाहते तो चल सकता है बच्चे, आपको बस इतना पता हो कि कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रही है। जनरली सर्कुलर मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं इसको पुश करने में, बट अगर आप ये याद रखना चाहो तो भी आप कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहां से स्टार्ट होता है, ईसोफेगस से ही स्टार्ट होता है। Churning movement of stomach are also peristaltic movement which become powerful as they proceed towards pylorus. जब आप उसे आगे की तरफ पुश करोगे, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि स्टमक के अंदर दोनों मूवमेंट्स होंगे बेटा, फिर पेरिस्टाल्सिस भी और स्टेगमेंटेशन भी। पेरिस्टाल्टिक जनरली काम है आगे की तरफ उसे पुश करना। उसने यहाँ मेंशन करा है कि जब उसे पाइलोरिस की तरफ लेकर जाना है तब वो क्या करेगा, पेरिस्टाल्सिस ही करेगा, क्योंकि अब मुझे खाने को वापस नहीं लाना, मुझे वो खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन को देना है, मुझे वो खाना ड्योडिनम में एंटर करवाना है, तो डेफिनेटली आपको उस खाने को पुश करना पड़ेगा। उस टाइम पर हम किस मूवमेंट का यूज करेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का ही यूज करेंगे। लेकिन जब खाना स्टमक के अंदर घूम रहा है तो वो जो चर्निंग हो रही है खाने की, वो सेगमेंटेशन भी आप उसे बोल सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्ट टर्म मैंने यूज करी है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसे करेक्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर फीडबैक, आप मुझे बताना, हम उसी चीज को वहीं पर करेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आर मॉडरेटली वीक, डेफिनेटली वहां पर वो मूवमेंट क्या होती हैं, बहुत वीक होती हैं, क्योंकि अब खाना ऑलरेडी डाइजेस्ट हो चुका है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना है वो अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब जिसे आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जिस फूड को हम डाइजेस्ट कर चुके हैं वो तो एब्जॉर्ब हो चुका है। वो जो खाना आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए, अब तो उसे बाहर ही भेजना है, ठीक है, क्योंकि अब आपको उसे रेक्टम के अंदर स्टोर करना है जब तक आप उसे डेफिकेट ना करना चाहें। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का ही लास्ट पार्ट है, वहां पर खाना आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिन्हें आप स्टूल्स बोलो, फीसिस बोलो, वो वहां पर स्टोर्ड रहते हैं जब तक आप अपने एनल ओपनिंग को ओपन करके उसे डेफिकेट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मेंशन है कि कहां कहां पर ये मूवमेंट स्ट्रॉन्ग और वीक हैं। ईसोफेगस के अंदर ये मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे जीआई ट्रैक के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सबसे पहले कहां हुए हैं या फिर सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुए हैं, तो आंसर क्या है, ईसोफेगस, ठीक है। हाई किस तरफ है जाते हुए, जब स्टमक के अंदर ही खाने को पाइलोरस एंड तक पहुंचाना होता है तब ये मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर यही मूवमेंट क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। होपफुली पेरिस्टाल्सिस हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पर। हेरिटेज, यहां पर मैंने आपके साथ जो डायग्राम शो करा है, इस एरिया में ये सारा पिंक वाला जो पोर्शन है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारा पिंक वाला रीजन, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। पिंक कलर में जो पोर्शन लेबल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये आप जानते हो। उससे पहले हमें ये पता हो, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है ड्योडिनम से, ठीक है, जो कि यू और सी शेप है ह्यूमंस के अंदर, और 2 बाकी पार्ट है हमारे जिजुनम एंड इलियम। प्लीज यहां पर फोकस करें। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ड्योडिनम, जिजुनम, इलियम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कोइल्ड ट्यूब है, ठीक है, ये आपको बात ध्यान में रखनी, आपको दिखाई दे भी रही है, खूब सारी कॉइलिंग इसके अंदर प्रेजेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो ड्योडिनम होता है, मिडिल पार्ट को हम जेजुनम बोलते हैं, और जो लास्ट पार्ट है वो इलियम कहलाता है। ये 3 पार्ट्स में कैसे चीजें डिवाइडेड हैं। ड्योडिनम वो जगह है बेटा जहां पर आप ये कह सकते हो कि लिवर से बाइल, लिवर और पेनक्रियास से जो कंबाइंड डक्ट आती है, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, वो ड्योडिनम में ही ओपन होती है, और जो पेनक्रियास से डायरेक्ट डक्ट आती है, पेनक्रियाटिक डक्ट, वो भी ड्योडिनम में ही ओपन होती है। मतलब सारे जूसेस हम किसे देते हैं, ड्योडिनम को देते हैं। तो ड्योडिनम वो जगह है जहां पर फूड की सबसे ज्यादा डाइजेशन करी जाती है। ये जो सी शेप ऑर्गन, आप इसे सी बोलो, यू बोलो, ह्यूमन के अंदर इन्होंने बोला है ये यू और सी शेप का होता है, ठीक है। ड्योडिनम के अंदर जूसेस सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन की जो अपनी भी ग्लैंड है, जिन्हें हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं, या फिर आप उन्हें सक्कस इंटेरिकस बोलते हो, वो सारी ग्लैंड्स जो सिक्रीशन है वो ड्योडिनम में ही पोर करती हैं। जब ड्योडिनम के अंदर बाइल जूस भी आ गया, पेनक्रियाटिक जूस भी आ गया, और इंटेस्टाइन का अपना जूस भी आ गया, इंटेस्टाइनल जूस, तो डेफिनेटली ड्योडिनम के अंदर डाइजेशन सबसे ज्यादा होगी। और वैसे भी हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा जो डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही प्रेजेंट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाने की डाइजेशन सबसे ज्यादा होती है, और उसमें से भी इन तीनों पार्ट्स में से ड्योडिनम के अंदर फूड की डाइजेशन सबसे ज्यादा होती है। तो फिर जेजुनम और इलियम में क्या हो रहा है, जेजुनम के अंदर विलाई बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। जेजुनम के अंदर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स बहुत ज्यादा है, और विलाई प्रेजेंट होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है जेजुनम का। जेजुनम के अंदर सरफेस एरिया ज्यादा है तो खाने की एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा यहां करी जा सकती है। डाइजेशन सबसे ज्यादा कहां हो रही है, ड्योडिनम में। एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां हो रही है फूड की, जेजुनम में। और इलियम के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो रही है। सारी डाइजेशन जो कंप्लीट हो जाएगी वो इलियम में रहते हुए डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इलियम जो खाना अब लार्ज इंटेस्टाइन को देगी, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, सीकम, यहां लेबल्ड है ये, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन को जब इलियम खाना पास करेगी तो वो सारा फूड फिर वो क्या होगा, अनडाइजेस्टेड, जिसे आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जो डाइजेस्टेड फूड था वो इलियम ऑलरेडी जेजुनम को एब्जॉर्ब करवा चुकी है। इलियम के अंदर भी विलाई प्रेजेंट है, ठीक है, बट सबसे ज्यादा जो विलाई प्रेजेंट होते हैं वो जेजुनम एरिया में प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो होती है खाने की वो जेजुनम एरिया में होती है, ठीक है।
अगर आप यहाँ देखें तो मैं यहाँ डायग्राम शो कर रही हूँ आपको, ये हमारे पास डायग्राम है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन शो करने की कोशिश करी है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं यहां मैंने सी शेप आपको ड्यूडेनम दिखाया है, फिर यहां पर हमने ग्रीन कलर में जेजुनम दिखाया है और ब्लू कलर में मैंने आपको इलियम दिखाया है। बड़े आराम से तीनों कलर आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं। दिस इज सी शेप और यू शेप, जो भी आप इसे कॉल करना चाहें। ये ड्यूडेनम है, ये आपका स्टमक था, ये हमारा पेनक्रियाज पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर काफी जो लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर है ये आपकी पेनक्रियाज है, ये वाली, ठीक है, ये हमारी पेनक्रियाज पड़ी है। ड्यूडेनम के अंदर यहाँ पर हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट से जूस आया है और ये जूस जो है वो डायरेक्ट पेनक्रियाज से भी आता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, पेनक्रियाज से दो डक्ट आती हैं ड्यूडेनम के अंदर। एक डक्ट वो आती है जो अपने साथ बाइल भी लाती है, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, और एक वो डक्ट आती है ड्यूडेनम के अंदर जो सिर्फ पेनक्रियाटिक जूस भी लाती है। पेनक्रियाज से डक्ट डायरेक्ट भी निकलती है ड्यूडेनम के अंदर आने के लिए, बट लिवर से कभी भी डायरेक्ट डक्ट नहीं आती है ड्यूडेनम के अंदर। ये बात ध्यान में रखिएगा, आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम डाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें लेंथ भी मेंशन है, अगर आप देखें ड्यूडेनम की लेंथ है 25 to 30 सेंटीमीटर, जेजुनम की लेंथ है ऑलमोस्ट 2.5 मीटर, आपको दिख ही रही है। जेजुनम डेफिनेटली ड्यूडेनम से बड़ी है, तो वो 2 से 2.5 मीटर है। और इलियम यूजुअली काफी कोइल्ड पार्ट होता है, तो अगर आप देखें तो कॉइलिंग इसकी ज्यादा है, आपको ऐसा लग रहा हो कि ये कम है, बट इलियम सबसे ज्यादा लंबी होती है इन तीनों के कंपैरेटिवली। इलियम ऑलमोस्ट होती है 3 से 3.5 मीटर। ये सबसे लास्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये हमें ध्यान में रखना है। ड्यूडेनम डेफिनेटली कोइल्ड नहीं है, तो उसकी लेंथ छोटी है 20 से 25 सेंटीमीटर। जेजुनम ऑलमोस्ट 2 से 2.5 मीटर है और इलियम हमारे पास 3 से 3.5 मीटर की इनकी लेंथ रहती है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेफिनेटली। और पूरी लेंथ कितनी है अगर आप कैलकुलेट करें, 6 से 7 मीटर की हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो कि बहुत बड़ा मेजर पार्ट ली गई है हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का, 6 to 7 मीटर, ठीक है। अब अगली चीज मैं जो आपको बताना चाह रही हूं, जो स्टमक से खाना आया है, जब खाना बक्कल कैविटी से फूड पाइप में गिरा और फूड पाइप से वो स्टमक में आया, तब आपने उस खाने को क्या बोला? बोलस। लेकिन जब स्टमक ने उस खाने की चर्निंग कर दी, डाइजेशन हो गई उस खाने की, पार्शियल डाइजेशन बोलेंगे अभी, अगर कंप्लीट डाइजेशन ही हो रही होती तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन को फूड पास नहीं करते, है ना, डायरेक्टली लार्ज इंटेस्टाइन को खाना दे देते अगर वो फूड डाइजेस्ट हो चुका था तो। बट स्टमक ने सारा खाना डाइजेस्ट करा ही नहीं है, आपके सामने है कि अभी उसने प्रोटीन डाइजेस्ट करे हैं सिर्फ, वो भी पार्शियली डाइजेस्ट करे, कंप्लीट प्रोटीन की डाइजेशन भी स्टमक नहीं करता है। कंप्लीट डाइजेशन तीनों कंपोनेंट्स की स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं करनी है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे वो प्रोटीन्स हैं, चाहे वो फैट हैं, तीनों खाने की डाइजेशन कौन करता है? हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डेफिनेटली खाना यहां से पास होगा, उस खाने की डाइजेशन अच्छे से करी जाएगी। ड्यूडेनम के अंदर फूड जो आ रहा है, आप उसे क्या बोलेंगे? चाइम बोलेंगे, आप उसे काइम बोलें, चाइम बोलें, आपकी जो मर्जी इच्छा है, मैं यहां मेंशन कर रही हूं। हम उस खाने को क्या बोलते हैं? चाइम बोलते हैं, जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में गिरा है, ठीक है। जेजुनम मिडल पार्ट है, थिकर वॉल्स हैं, ठीक है, मोर रेड इन कलर है, मेनी फोल्ड्स हैं और विलाए हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। इलियम लास्ट पार्ट है, थिन वॉल्स हैं, ठीक है, पेलर इन कलर है, कलर बड़ा डल हो जाता है। डेफिनेटली जेजुनम रेड क्यों होगा? क्योंकि जेजुनम के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, खाना ब्लड में ही एब्जॉर्ब करवाना है। जितने ज्यादा विलाए उतनी ज्यादा ब्लड वेसल्स, जितनी ज्यादा ब्लड वेसल उतना ज्यादा रेड कलर। इलियम अपने आप ही पेल होना है, फीका पड़ना है, क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं है। मैंने आपको वही बताया कि ज्यादा से ज्यादा जो विलाए प्रेजेंट है वो जेजुनम में प्रेजेंट है। जितने ज्यादा जेजुनम के अंदर विलाए होंगे उतनी ज्यादा वहां पर ब्लड वेसल्स होंगी, उतना ज्यादा वहां ब्लड होगा, उतना ज्यादा वो आपको रेड दिखेगा। यहाँ पर सिर्फ कलर डिफरेंशिएट करने के लिए हमने ये चीजें यूज करी हैं, ठीक है। अब इलियम फिर कर क्या रही है? अगर सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजुनम ने करी है, तो इलियम एक्चुअली में जो एब्जॉर्ब करती है वो विटामिन B12 है और कुछ आपके बाइल सॉल्ट्स हैं जो इलियम एब्जॉर्ब करती है। इन्हें हम डाइजेशन जब एब्जॉर्प्शन जब कवर करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी ये हमारे पास एनाटॉमी ही कहेंगे हम, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मैंने आपको शो करी है। अगर आपको लगे कोई भी आपको डाउट है इसमें, तो आप मुझसे जरूर कमेंट में पूछ लीजिएगा, इसे हम उसे कवर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इंटेस्टाइन की वॉल की स्ट्रक्चर भी दिखाने की कोशिश करी है, आउटर से इनर। सेम बाहर की तरफ क्या होगी? सिरोसा, अंदर क्या होगी? मस्कुलरिस,
सेम बाहर की तरफ पहले लॉन्जिट्यूडनल मसल आएंगे, फिर ये सर्कुलर मसल्स आएंगे, फिर हमारे पास सब म्यूकोसा लेयर होगी, फिर हमारे पास म्यूकोसा लेयर होगी, और फिर ये हमारा ल्यूमन है। यहां पर मैंने आपको विलाय भी दिखाने की कोशिश करी है, ये हमारे विलायज हैं, मतलब इन फोल्डिंग्स हैं हमारी ल्यूमन की, मतलब सेल मेम्ब्रेन की जो सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है उसकी फोल्डिंग्स हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन वहीं पर सबसे ज्यादा होनी है। यहाँ पर भर भर के हमारे पास ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं जो फूड की एब्जॉर्प्शन करने के लिए बैठी हैं। दैट्स इट। इसे हम एक बार छोड़ सकते हैं, इसमें से हमसे चीजें नहीं पूछी जाती हैं कि कौन सी ब्लड वेसल्स है जो सप्लाई करती हैं, ये हमारा पार्ट नहीं है। स्टिल हमारे पास टाइम होगा तो हम ये चीजें भी कवर करेंगे फॉर श्योर। ठीक है, यस। एक बार हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, ये पॉइंट्स क्या मेंशन कर रहे हैं। वॉल है जो इंटेस्टाइन की, उनके अंदर लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट हैं। मैंने आपको अभी बताया किसी के अंदर भी ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, वो सिर्फ स्टमक के अंदर प्रेजेंट हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ओके। ये सारा पार्ट जो है हम इसे कवर करेंगे जब मैं आपके साथ इसकी सिक्रीशन डिस्कस करूंगी, जब हम डाइजेशन का प्रोसेस समझेंगे कि जहां पर कौन सी ग्लैंड्स जो है क्या सिक्रीट कर रही है, किस चीज की डाइजेशन हो रही है, कौन उस सिक्रीशन का पार्ट है, कौन उस डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रही हूँ जो हम पहले भी करना चाह रहे थे। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर भटक गए, हमारी जो चीजें पेंडिंग थी चलो हमने वो कवर कर ली। ठीक है, यहां पर कुछ क्वेश्चन है जो मैंने नोट डाउन करे थे, बिल्कुल जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स थे वो वाले कवर करने के लिए। हियर इट इज। अगर आप देखेंगे तो आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन विजिबल हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज क्लासिफाइड एज ट्रेस एलिमेंट इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। हमारी न्यूट्रिशन में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसे आप कम अमाउंट में लेते हैं। ये मैंने आपको बताए हैं जब हमने मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स डिस्कस करे हैं, वहां पर हमने इन्हें डिस्कस करा है। तो यहाँ पर मैंने 4 दिए हैं ऑप्शंस में, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और सोडियम। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो ट्रेस एलिमेंट है जो हमें कम अमाउंट में चाहिए। आप इसे सोल्व करिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ इसका। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मिनरल है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हम कम अमाउंट में लेते हैं, जो हमें बहुत कम चाहिए। तो यहाँ आंसर होना चाहिए बच्चे आयरन। ठीक है, कलर हम यूज कर लेते हैं ब्लैक। आयरन बेसिकली हमें ट्रेस एलिमेंट में चाहिए, और आयरन क्यों चाहिए, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए चाहिए हमें। मेजॉरिटी अगर मैं हमारी बॉडी की बात करूं, आयरन के बिना हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन अगर हमारे पास नहीं बनेगा तो हमारे आरबीसीज ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है अपने साथ ऑक्सीजन को अटैच करके हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो आयरन हमें चाहिए, किस वजह से भी चाहिए, हमारी बॉडी की अगर मैं बात करूं तो आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए। तभी आप कभी नोटिस करना कि आप आयरन को अलग से नहीं खा रहे हो रोटी की फॉर्म में, सब्जी की फॉर्म में। अगर आपकी बॉडी में आप अच्छी खासी डाइट ले रहे हो तो आयरन हमारी बॉडी में जा रहा है बड़े आराम से। ठीक है, स्पिनच के थ्रू, बीटरूट के थ्रू, हर तरीके से हमारा हीमोग्लोबिन बनाया जा सकता है। बट समटाइम्स अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो लो हो जाता है बहुत ज्यादा। कभी आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन 6 आ गया, 6.5 आ गया, किसी का 7.5 आ गया, 8.5 हो गया। यूजुअली वो 10 से ऊपर होना चाहिए हीमोग्लोबिन का। ठीक है, आई होप कि आपको हीमोग्लोबिन मालूम होगा कि वो ब्लड नहीं कम होता है, वो हीमोग्लोबिन का ही लेवल कम होता है, क्योंकि ब्लड जो है यूजुअली वो लीटर्स में कैलकुलेट होता है, 5 लीटर, है ना। हम लोग इसे डिस्कस करेंगे जब हम ट्रांसपोर्ट चैप्टर पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में भी। तो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए वी नीड आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट अबाउट प्रीमोलर इज करेक्ट। इनमें से 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से प्रीमोलर को लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑलवेज हैव 1 रूट। सेकेंड ऑप्शन है ऑलवेज हैव 3 रूट्स। थर्ड ऑप्शन है शो वेरिएशन इन रूट नंबर डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। और फोर्थ है लैक ग्राइंडिंग फंक्शन। देखो, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बेटा, चाहे वो मास्टर कैडर का एग्जाम है, चाहे वो लेक्चरर कैडर का एग्जाम है, जो भी, उसमें आपको हमेशा पेपर जो है वो कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको पहले वो ऑप्शंस पे क्रॉस लगाना है जो आपको लग रहा है कि ये गलत है या ये गलत हो सकती है। आपको कभी भी सीधा सही आंसर नहीं लगाना होता। सही अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने की यही होती है कि पहले आप उन ऑप्शंस पे क्रॉस लगाओ जो आपको लग रहा है कि गलत हैं फॉर श्योर या गलत हो सकती हैं। अपने आप सही आंसर आ जाएगा आपके सामने। कभी भी पहले सही आंसर चूज नहीं करना है। ये 4 ऑप्शन हैं
जहां पर ऑलवेज आ गया ना बेटा, वो पहले ही गलत है ऑप्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑलवेज वाली ऑप्शन गलत ही होती है। ऑलवेज हैव वन रूट, ऑलवेज हैव थ्री रूट्स, नो, ये गलत है दोनों स्टेटमेंट। तीसरी डी हमें ऑप्शन दी हुई है लैक ग्राइंडिंग फंक्शन। भाई प्री मोलर्स और मोलर्स का काम ही है फूड को क्रश करना, ग्राइंड करना। अगर उसमें ग्राइंडिंग फंक्शन ही नहीं होगा तो प्री मोलर हमने क्यों रख रखे हैं मुंह में? तो ये ऑप्शन भी क्या हो गई? गलत। तो अपने आप आपकी ऑप्शन क्या करेक्ट है? सी ऑप्शन। शो वेरिएशन इन रूट नंबर डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द टंग टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। ये हमने पढ़ा है, मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया है, बहुत बार आपको बताया है कि ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से आपकी टंग फ्लोर के साथ अटैच है। मैंने आपको 2 बार बोला है कि आपने घर जाके देखना है कि आपके टंग के नीचे आपको क्या चीज विजिबल होती है ना? डेफिनेटली वो फ्रेन्यूलम है, क्योंकि फ्रेन्यूलम ही एक फोल्ड है, टिश्यू है जो आपके अंदर कनेक्शन का काम कर रहा है। अब आप मुझे ये बताओ कि वो लेबियल फ्रेन्यूलम है या वो लिंगुअल फ्रेन्यूलम है? जब टंग आ गया ना बच्चे, तो डेफिनेटली वो फ्रेन्यूलम जो है वो लिंगुअल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। लिंगुअल जो टर्म है वो टंग के साथ रिलेटेड टर्म है, आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है इसमें, बट स्टिल अगर आप वही पहले गलत और सही की तरफ जाने की कोशिश करोगे तो यूविला नहीं कनेक्ट कर रहा है क्योंकि वो पार्ट टंग का है ही नहीं, वो पैलेट का पार्ट है। ठीक है, फिर पैलेटाइन आर्क आ गया, पैलेट आ गया, हमारे पास यही ऑप्शन बचती थी लेबियल फ्रेन्यूलम और लिंगुअल फ्रेन्यूलम। तो यहां से पता लग रहा है लेबियल का मतलब होता है लिप्स, लेबियल जो टर्म है वो लिप के साथ कनेक्टेड है, तो लिंगुअल ही टर्म है जो टंग के साथ कनेक्टेड है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। फिर हमारे पास नीचे दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन, इन ह्यूमन द डेंटल फॉर्मूला फॉर परमानेंट डेंटिशन पर क्वाड्रेंट इज। पर क्वाड्रेंट पूछा है आपसे। मैंने आपको बताया था हम अपने जॉ को इस तरीके से डिवाइड करते हैं, अगर आप बिल्कुल सेंटर पे देखेंगे तो एक ये अपर और एक ये अपर राइट साइड, अपर लेफ्ट साइड, फिर नीचे हमारे पास लोअर लेफ्ट साइड, लोअर राइट साइड, तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए, है ना? जब हमने डेंटल फॉर्मूला लिखा है तो हमने कैसे लिखा था? 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3 इंटू 2। तो यहां पर ये आपका एक क्वाड्रेंट, ये आपका दूसरा क्वाड्रेंट और ये आपके 2 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट हो गए। उसने आपसे पर क्वाड्रेंट पूछा है तो आपके सामने है ये आंसर। एक क्वाड्रेंट में क्या है? 2 1 2 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी हमारी? फर्स्ट। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी। कौन हमारी बक्कल कैविटी की रूफ बना रहा है? हम जानते हैं कि हमारी बक्कल कैविटी की रूफ पैलेट बनाता है, फ्लोट टंग बनाती है, तो यहां पर कहां ऑप्शन है? अब यहां पर हमारे पास इन्होंने बोन्स की फॉर्म में आंसर पूछा है, हमसे डायरेक्ट नहीं पूछा, इन्होंने हमें बोन्स दी हैं। अगर हमने थोड़ा बहुत भी लोकोमोशन एंड मूवमेंट याद है, और इवन अगर नहीं भी याद है तब भी आप कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट लिखवाया है कि मैक्सिला और पैलेटाइन बोन्स मिलकर हमारी पैलेट बनाती है। हमारे हार्ड पैलेट के अंदर ये दोनों ही बोन्स प्रेजेंट हैं, मैक्सिला की वजह से आपका हार्ड पैलेट हार्ड है और पैलेटाइन बोन्स की वजह से आपका पैलेट हार्ड है, तो ये दोनों जो है हमारे आंसर होंगे। उसके अलावा ये कहाँ है? मैंडिबल हमारा लोअर जो है बच्चे, हाइयोइड बोन मैंने आपको बताया है हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट है, जिससे हमारी टंग का पोस्टीरियर पार्ट अटैच है। मैंने आपको कल ही बताया ये जाइगोमेटिक बोन, ये बोन होती है आपकी चीक बोन, तो इनका रोल नहीं है पैलेट में, तो ये डेफिनेटली आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम स्लाइड देखें इस स्लाइड में अगर आप नोटिस करो, अच्छा ये सेम आ गई है, यस ठीक है। यहां अगर आप देखें विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज डिस्क्राइब्ड एज कोइल्ड मस्कुलर ट्यूब ऑलमोस्ट 6 to 9 मीटर्स। तो आपको मालूम है 9 मीटर तक बात चली गई है, तो 9 मीटर अगर उसमें वर्ड आ गया है तो वो आपकी इंटायर एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहा है, क्योंकि ईसोफेगस तो ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर की थी, हमने डिस्कस करा, और स्मॉल इंटेस्टाइन हम अभी डिस्कस करके आ रहे हैं कि अराउंड 6 मीटर है सब कुछ मिला जुला के, है ना? क्योंकि 25 सेंटीमीटर ड्यूडेनम है, 2 से 2.5 मीटर आपकी जिजुनम है, और 3 से 3.5 मीटर क्या है आपकी इलियम है, तो पूरी 6 मीटर भी नहीं बन रही है वो एक तरीके से। तो जब उसने बात ही आपसे 6 से शुरू करी है तो डेफिनेटली वो इंटायर एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहा है, पूरी कैनाल। फिर हमारे पास एक असर्शन रीजन दिया हुआ है, मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, Why? Because they do not provide energy but prevent deficiency diseases. तो दोनों स्टेटमेंट अगर आप असर्शन देखो, आई होप आपको असर्शन एंड रीजन को अटेम्प्ट करने का तरीका मालूम है। आप पहले असर्शन पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अगर सेकंड स्टेटमेंट मतलब रीजन है
फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए वो, अगर असर्शन रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन असर्शन को अगर एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम क्या चूज करते हैं कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए। अगर आपको लगता है कि असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, मतलब दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, बट रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आप क्या ऑप्शन चूज करोगे? बी। बट ये बात ध्यान में रखिएगा, ऑलवेज ए बी सी डी ऐसे नहीं है मेंशन होते, कभी कभार ये जो पहली टर्म लिखी हुई है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए, ये डी पे दिया होता है। तो सिर्फ ए बी सी डी मन में नहीं लेकर जाना है, इनको पढ़ना है अच्छे से कि ये कहाँ लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से आपको चूज करना है। जो मुझे लग रहा है और ये होना भी चाहिए कि पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स में काउंट करते हैं विटामिन के साथ, क्योंकि ये एनर्जी गिविंग कंपोनेंट नहीं है। एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड आते हैं। तो विटामिन और मिनरल्स क्या है? ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं। नीचे इन्होंने यही मेंशन करा है कि एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे, ये आपको प्रिवेंट कर रहे हैं। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है बेटा? आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस से। अगर आपकी बॉडी में इनकी कमी होती है तो आपको डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपको डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आप टाइम टू टाइम मिनरल्स और विटामिन लेते रहेंगे तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे इन डेफिशिएंसी से। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है और आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पल्प कैविटी ऑफ टूथ कंटेन। हमने टूथ का स्ट्रक्चर करा है, उसी में से क्वेश्चन है ये, पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट है? हमारे टूथ के 3 पार्ट थे, क्राउन, नेक और रूट, है ना। अब आप देखिए, ओनली कैल्शियम सॉल्ट्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, केराटिनाइज्ड टिश्यू, ओनली लिम्फेटिक फ्लूइड। मैं फिर आपको वही बताना चाह रही हूं, अगर ओनली आ रहा है तो एक बार आप इसे अवॉइड करें, ठीक है, एक बार आप इसे क्रॉस लगाएं, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस डेफिनेटली आपका टीथ बनाते हैं, तो कैल्शियम टीथ से रिलेटेड तो है, बट पल्प का पार्ट है या नहीं है वो हमें देखना है। मेन पार्ट टूथ का होता है डेंटाइन, डेंटिन और डेंटाइन जो भी आप बोले। डेंटिन कैल्शियम और फास्फोरस का जरूर बना हुआ है ना, बट वो क्राउन पार्ट है, वो विजिबल पार्ट है। पल्प पार्ट जनरली गम्स वाला रीजन है और वहां पर जनरली ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट है। अगर आप टूथ का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको वहां से ये क्लियर हो जाएगा। केराटिनाइज्ड टिश्यू नो, डेड पार्ट यहां प्रेजेंट नहीं है, टूथ आपका लिविंग है, तभी आपको दर्द महसूस होता है ना। पल्प में तो बिल्कुल भी डेड पार्ट नहीं है, वहां पर भर भर के ब्लड सप्लाई है। जहां पर ब्लड सप्लाई है वो डेड कैसे हो सकता है? डेफिनेटली उसे टाइम टू टाइम ऑक्सीजन दी जा रही है, उसे लिविंग रखा जा रहा है। तो अपने आप ही ऑप्शन हमारे पास क्या करेक्ट हो जाती है? बी ऑप्शन। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इंटायरली, इंटायरली मतलब पूरे तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही हैं। इनमें जो भी ऑप्शंस हैं उनमें कोई भी मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होना चाहिए। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, तीनों ही मैक्रो न्यूट्रिएंट है, तीनों को ही अपने अपने डाइट में हम खूब सारा लेते हैं। कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, अगर यहाँ पर न्यूट्रिएंट की बात करेंगे हम वेट करते हैं। थर्ड आ गया ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल्स। ग्लूकोज आ गया बेटा, एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल है, माइक्रो तो नहीं है बिल्कुल भी, हम इसे बहुत लार्ज अमाउंट में लेते हैं डेली। ग्लूकोज रश ऑलवेज रहता है हमारी बॉडी में। अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन। फैटी एसिड्स आ गए बेटा, फैट आ गई, अपने आप ये भी गलत हो गया, ये बिल्कुल ठीक है। कैल्शियम, आयरन, आयोडीन हम बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं। अगर मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम मैक्रो मिनरल है बट मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, आप कैल्शियम को डाइट में ज्यादा नहीं ले रहे। कैल्शियम आपके अंदर जा रहा है, विद फूड जा रहा है, अगर हमारे अंदर कमी होती है तब जाकर हमें कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, अदरवाइज वो मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, मैक्रो मिनरल जरूर है। ये बात आप ध्यान में रखें, कंफ्यूज हमें बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट हमारे पास है, which statement is correct regarding alimentary canal organization? एलिमेंट्री कैनाल की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इनमें से कौन से स्टेटमेंट ठीक है? फर्स्ट अगर आप देखें, इट इज डिसकंटिन्यूस इन वर्टिब्रेट्स, इट बिगिंस एट इसोफेगस, इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूस ट्यूब फ्रॉम माउथ टू एनस। वैसे तो हमें हमारा सही आंसर दिख गया है, बट वही हम पहले क्रॉस लगाना शुरू करेंगे। डिसकंटिन्यूस बिल्कुल गलत वर्ड है बेटा, हम वर्टिब्रेट्स हैं, हम सबसे एडवांस्ड एनिमल्स हैं, हमारे अंदर डिसकंटिन्यूटी नहीं है, हमारे अंदर जो चीज है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो कंटिन्यूटी में है, ठीक है। इट बिगिंस एट इसोफेगस, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। आपकी आपकी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट हो रही है बच्चे, इसोफेगस कहां से? बक्कल कैविटी को गायब थोड़ी कर देंगे हम, हमारी एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट हो रही है? बक्कल कैविटी से, और इवन माउथ से स्टार्ट हो रही है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इट लैक्स मस्कुलर लेयर, ये तो पूरी तरीके से गलत है। बिना मसल्स के हम मैकेनिकल डाइजेशन कैसे करवाएंगे? भर भर के इसमें मस्कुलर लेयर है, इतनी मैंने आपको बताई है।
3 तरह के मसल्स प्रेजेंट हैं इनके अंदर, लॉन्जिट्यूडनल, सर्कुलर, ऑब्लिक। तो मसल्स तो डेफिनेटली प्रेजेंट है, तो अपने आप हमारी ऑप्शन क्या ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, आज हमने काफी कंटेंट कवर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट पेंडिंग है, उसके बाद हम डाइजेशन में चलेंगे, फिर हम एब्जॉर्प्शन पे चलेंगे, और फिर कुछ हमारे डिसऑर्डर्स हैं, उसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली 3 या 4 लेक्चर में ये चैप्टर अब खत्म होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर तक जा सकें। टाइम हमारे पास वैसे ही बहुत कम है, और मैं विश करती हूँ कि पेपर की जो अनाउंसमेंट है वो जल्दी से जल्दी हो, ताकि हम सबकी मोटिवेशन और बढ़े। जो आप सब लोग क्लासेस अभी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, तो वो भी हमें श्योर हो जाएगा कि एग्जाम होने वाला है। जब उसकी डेट अनाउंस हो जाएगी तो हम और एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया, फीडबैक के लिए आई एम ऑलवेज ओपन। अगर आपको लगे कहीं पर भी हमने कुछ गलत चीज पढ़ी है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, हम उसे नेक्स्ट क्लास में करेक्ट करके पढ़ेंगे। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो होपफुली 4:15 से स्टार्ट होगी। ठीक है, रेदर देन 4:30। ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा टाइम मिल सके क्लास को अच्छे से वाइंड अप करने के लिए। तो आप 4:15 से मेरे साथ ज्वाइन करिएगा, ताकि हम अच्छे से रेगुलर पढ़ सकें। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये क्लास प्लीज आप लोग रेगुलर अटेंड करा करिए। अगर आप रेगुलर अटेंड नहीं करेंगे तो मुझे भी थोड़ी सी कम मोटिवेशन मिलती है पढ़ाने के लिए, और मोटिवेशन मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, है ना। तो प्लीज आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए। ठीक है, और ऑल द बेस्ट। हम अच्छे से एग्जाम क्रैक करेंगे डेफिनेटली। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और हमारा आगे जो कंटिन्यू है हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।